नमस्कार साथियों, आज हम फिर मौजूद हैं आपके सामने चर्चा करने के लिए कैश के ऊपर क्या संदर्भ में क्या प्रोविजंस इनकम टैक्स के तहत, उन सब चीज़ों को आज हम चर्चा में लेंगे। यदि नटशेल में बात की जाए तो इनकम टैक्स में कैश एक बड़ा ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एडिशंस बहुत होती हैं। तो इसमें बेसिकली जो डील करते हैं सेक्शन 40A3, 40A3A, 269SS और 269ST। मैं एक एक करके सबके बारे में चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। 40A3 क्या कहता है? 40A3 कहता है कि डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिगार्ड टू पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स इफ मेड बाय अदर देन अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इन एक्सेस ऑफ ₹20,000 फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 18-19 इट इज़ 10,000। समझने की बात यह है कि यदि आप 10,000 रुपये से ज़्यादा की कोई भी पेमेंट करते हैं बिजनेस के अंदर, तो वो खर्चा आपका डिसअलाउड हो जाएगा। सेक्शन 40A3 के तहत कोई भी खर्चा यदि बिजनेस के लिए आप करते हैं तो इट शुड बी विद इन द लिमिट ऑफ 10,000 रुपीज़, असेसमेंट 18-19 से। और 40A3A क्या कहता है कि कोई भी आपने खर्चा या कोई भी आपकी इनकर्ड लायबिलिटी है उसको आप पे कर रहे हैं, उसको आज ये असेसमेंट 18-19 से भी उसको 10,000 कर दिया गया है। यदि आप 10,000 ज़्यादा कैश में पेमेंट करते हैं तो वो आपकी एक डीम्ड इनकम मानकर उस साल की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा जो भी आपने इसकी पेमेंट की है। तो नटशेल में जो बात निकल कर आई वो ये निकल कर आई कि किसी भी सूरत में हमें 10,000 रुपये से ऊपर कैश एक्सपेंडिचर नहीं करना है, और कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो हमने इनकर्ड की हुई है 10,000 से ऊपर हम कैश में इसको सेट ऑफ ना करें। इसके अंदर ये बात ध्यान रखने वाली है, जो ट्रक्स को हायर और अप्लाई करने की जो कंडीशन थी वो 35,000 रुपीज़ की थी, वो अब भी अनटच्ड है, 35,000 रुपीज़ ही है। तो आप 35,000 रुपीज़ तक उसके अंदर खर्च कर सकते हैं। नाउ देयर इज़ रूल 6DD। रूल 6DD क्या कहता है? कुछ इधर एक्सेप्शंस हैं कि किन सूरतों में हम 10,000 रुपये से ऊपर कैश में एक्सपेंडिचर कर सकें और हमारे ऊपर डिसअलाउंस का वजन ना पड़े। तो वो कंडीशन ये है कि लेट्स से जैसे मान लीजिए कोई ऐसी बियॉन्ड कंट्रोल सिचुएशन है, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल हैं, या जस्टिफाई कर सकें बैंकिंग चैनल की वजह से या किसी वजह से आप ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो फिर आपको डिसअलाउंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बहुत ही फेमस केस है CIT वर्सेस KKS लेदर प्राइवेट लिमिटेड, वो है 292 ITR 669 मद्रास हाई कोर्ट का है। उसमें यही बताया गया कि बैंक जो था वो हॉलीडे स्ट्राइक की वजह से हॉलीडे थी, इस वजह से पेमेंट नहीं कर पाया, तो उसमें उसका पूरा रिलीफ दिया गया। और इसी तरह एक बड़ा अच्छा केस है CIT वर्सेस श्रीमती संतोष जैन, वो है 296 ITR 324 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला है। उसमें बताया गया अगर बुक्स ऑफ अकाउंट वो रिजेक्ट कर दी गई हैं तो फिर डिसअलाउंस ऑन अकाउंट ऑफ कैश 40A3 नहीं किया जा सकता। तो इसमें टोटलिटी में अगर देखा जाए तो 10,000 रुपये से ऊपर हमें कोई भी पेमेंट बिजनेस एक्सपेंडिचर की नहीं करनी है। 269ST को अगर मैं देखूँ तो उसमें यही बताया गया है कि कोई भी हम लोन एडवांस डिपॉजिट 20,000 से ऊपर एक्सेप्ट ना करें, और किसी को भी यदि हम ऐसा कुछ करते हैं 20,000 से ऊपर लेते हैं, कैश में नहीं ले सकते। कैश में लेंगे तो हमें पेनल प्रोविजंस को फेस करना पड़ेगा। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के तहत भी अब इसको इंक्लूड कर लिया गया है। यदि डेफिनेशन को हम देखें तो उसमें क्लियर लिखा गया है इन रिलेशन टू द ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी 20,000 रुपीज़ से ऊपर कैश में डील ना करें। नाउ सेक्शन 269ST। 269ST क्या कहता है? उसने एक बड़ा टैब लगा दिया कि 2 लाख रुपीज़ का एक टैब है, 2 लाख रुपीज़ से ऊपर आप नहीं जा सकते। 2 लाख रुपीज़ कैसे है कि इन एग्रीगेट पेमेंट टू अ सिंगल पर्सन इन अ डे। यदि हम किसी से भी कोई काम करते हैं और कोई भी 2 लाख रुपीज़ की पेमेंट नहीं होनी चाहिए इन अ सिंगल पर्सन। और इसकी डेफिनेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो 3 एलिमेंट से निकल के सामने आते हैं। एक तो ये है कि इन एग्रीगेट ऑफ पर्सन इन अ डे, इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन। एग्जाम्पल के लिए लेट से मान लीजिए मैंने एक घड़ी खरीदी, उस घड़ी की कीमत 7 लाख रुपए है और मैं जाके कैश में 7 लाख रुपए दे घड़ी खरीद के ले आता हूँ, तो इसमें पेनल्टी किसको लगेगी? जिसने कैश को रिसीव किया, ना कि देने वाले को। रिसीव करने वाले को 100% पेनल्टी है, यानी कि पूरी 7 लाख रुपये पेनल्टी। 2 लाख रुपये छूट नहीं मिलेगी कि 2 लाख रुपये से छूट थी, नहीं जी, 7 लाख रुपये मतलब 7 लाख रुपये की पूरी पेनल्टी लगेगी। हाँ, इसमें यह बात जरूर ध्यान रखने वाली है, एक ही आदमी यदि अलग अलग दिन पर जाकर विद इन लिमिट कैश में पेमेंट करता है तो कर सकता है,
पर वो सिंगल ओकेजन या इवेंट से कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक शादी का एग्जांपल हम लें, शादी के एग्जांपल में होटल में हमने उसको बुकिंग करी, जाके घोड़ी भी आप ले आइए, फ्लावर डेकोरेशन भी आप कर दीजिए, केटरिंग भी आप कर दीजिए, सब कुछ आप कर दीजिए। सबका नट शेल में बिल अलग अलग में, वो बोले जी केटर को इतना बिल दे दीजिए, घोड़ी वाले को इतना बिल दे दीजिए, बैंड वाले को इतना बिल दे दीजिए, लेकिन चूंकि सिंगल इवेंट है, होटल के थ्रू बुकिंग है, एवरीथिंग इज सिंगल ओकेजन, तो 2 लाख रुपये से ऊपर कैश पेमेंट नहीं कर सकते। करेंगे तो रिसिपेंट को टैक्स के प्रोविजंस का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना कि रिसिपेंट चाहे कोई भी हो, ये बहुत वास्ट है, इसमें ये इररेलेवेंट हो जाता है कि वो टैक्स की लायबिलिटी में आता है या नहीं आता है। रिसिपिएंट अगर 2 लाख से ऊपर कैश रिसीव करेगा तो उसको पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसमें ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि ये जो पेनल्टी है सिर्फ जॉइंट कमिश्नर इम्पोज कर सकता है, और सिंगल पर्सन का मैंने आपको बताया कि सिंगल पर्सन क्या होता है, सिंगल पर्सन, सिंगल ट्रांजैक्शन एंड सिंगल ओकेजन। इन सब बातों को हम ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से हम काफ़ी हद तक इनसे बच पाएंगे। और नटशेल में मैं एक चीज़ और आपको कवर कर दूं, व्हाट इज़ एसएफटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं कि यदि आपने 10 लाख रुपये से ऊपर ज़्यादा अपने सेविंग अकाउंट में कैश जमा कराया तो बैंक को इसको डिफाइन करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसी रूल 114 में ऐसी 16 आइटमें बताई गई हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान से काम करना है, नहीं तो उनकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। जैसे आप 30 लाख से रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपने रजिस्ट्री कराई है 30 लाख रुपये से ऊपर। तो इस तरीके से प्रोफेशनल है, उनको 2 लाख रुपये से ऊपर यदि सर्विस के कैश में मिलते हैं तो दे हैव टू रिपोर्ट। कैश डिपॉजिट मैंने बताया 10 लाख रुपये से ऊपर, और यदि करंट अकाउंट में 50 लाख से ऊपर एग्रीगेट में सम आप विड्रॉल करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, इट विल रिपोर्टेड। डिपॉजिट्स के अकाउंट में भी 10 लाख रुपये से ऊपर आप कैश जमा करते हैं तो रिपोर्ट होगा। डिमांड ड्राफ्ट है या कोई ऐसा जो एडवांस पेमेंट का ड्राफ्ट कोई इंस्ट्रूमेंट है तो 10 लाख से ऊपर। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट 1 लाख रुपये से ऊपर या 10 लाख रुपये से ऊपर, चाहे एनएफटी से करें तो 10 लाख से ऊपर क्रेडिट कार्ड की रिपोर्टिंग होगी। इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 10 लाख से ऊपर, शेयर डिबेंचर में तो उसकी रिपोर्टिंग होगी। डिमोनेटाइजेशन पीरियड के दौरान 2.5 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में, 12.5 करंट अकाउंट में इसकी रिपोर्टिंग होगी। यदि आप 1 करोड़ रुपए से ऊपर कैश विड्रॉ करते हैं पर बैंक पर अकाउंट तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि उससे ऊपर निकलेगा तो 194N के अंदर आपका टीडीएस कटेगा। इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। कैश के मतलब इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।